हेलो एवरीवन, स्मार्ट बैंकर्स एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 50 ऐसे क्वेश्चन जो कि बैंकिंग एंड फाइनेंस से हैं, जो आपको जेआईबी एंड अदर बैंकिंग एग्जाम्स में आपको बहुत मदद करेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप कमेंट भी कर सकते हैं, आपकी फीडबैक में हम ज़रूर काम करने की कोशिश करेंगे। और फाइनली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और भी नए नए वीडियो, क्वेश्चंस एंड अदर टॉपिक्स पे, बैंकिंग एंड फाइनेंस के टॉपिक्स पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ए कमर्शियल बैंक? इनमें से कौन सा कमर्शियल बैंक का फंक्शन नहीं है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, यस इट इज अ फंक्शन ऑफ ए कमर्शियल बैंक. Provide loans and advances, yes this is a function of a commercial bank. Currency printing, okay, जहां तक हमें पता है currency printing is the function of RBI. So basically this is the correct answer. तो हम C मार्क कर देते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What does the term NPA stands for in the context of the banking? NPA की बात करते हैं। सो पहला ऑप्शन नेशनल पेमेंट अथॉरिटी। आई थिंक नेशनल पेमेंट अथॉरिटी इज द रॉन्ग आंसर, ये नहीं हो सकता। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, चलिए इसके बाद हम थर्ड भी देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट एनालिसिस, अगेन दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड न्यू प्रोडक्ट अनाउंसमेंट, दिस इज रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता क्या है? बेसिकली नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जिसका इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेमेंट ऑफ एनी लोन विच इज नॉट पेड फॉर मोर देन टिल 90 डेज से ज़्यादा अगर पेमेंट इंटरेस्ट और प्रिंसिपल या फिर प्रिंसिपल का नहीं होता तो उसको एनपीए बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है नॉन एसेट। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शेड्यूल्ड बैंक इन इंडिया? नाउ शेड्यूल्ड बैंक जो होता है, scheduled bank is a bank which is listed in schedule 2 of RBI Act 1954. So local credit union, no, this is a wrong answer. Cooperative bank, this is no wrong answer. Foreign bank is a wrong answer. Correct answer is a bank which is recognized by the RBI under the RBI Act 1954. तो इसका आंसर है D. Now fourth question है, what is the maximum amount insured by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation DICGC for each bank account in India? Now आपको पता होगा कि DICGC is basically any bank if gets bankrupt और उनकी दिवालिया अगर निकल जाती है तो मिनिमम अमाउंट जो है इसका इंश्योरेंस किया जाता है। और इस केस में जो है इन 1 lakh and 2 lakh is the wrong answer. The correct answer is 5 lakhs. It means whenever a bank gets dissolved or bankrupt, आप 5 लाख रुपए आपको मिनिमम मिल सकता है। तो इनके इतने अमाउंट इंश्योरेंस। Now next question is in the context of the banking, what does the CRR stands for? Now CRR हमने पढ़ा है काफी। Credit ratio, rating ratio, no, this is the wrong answer. Current risk recognition, this is the wrong answer. Capital redemption is the wrong answer. The correct answer is the cash reserve ratio. Now what is cash reserve ratio? अगर आप समझोगे, cash reserve ratio is the amount the bank has to hold in the RBI in the form of the cash. तो आज अभी के समय में RBI cash reserve ratio is 4.5%. चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हु रेगुलेट्स एंड सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ NBFCs यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इन इंडिया? नाउ NBFC इज बीइंग मैनेज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दिस इज जो भी NBFCs होते हैं, NBFCs आर ऑल्सो मैनेज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सेबी, Finance, Ministry of Finance, National Stock Exchange, these are the wrong answer. The answer is RBI. आगे बढ़ते हैं, the lead bank scheme. Now, lead bank scheme के बारे में हम समझे कि the lead bank scheme was introduced in India too. First is to promote priority sector lending. Second is promote digital banking.
regulate foreign exchange market, set benchmark interest rate. I think all these three are the wrong answer. The correct answer is priority sector lending. तो लीड बैंक स्कीम एक्चुअली 1969 में, एंड द मेन फंक्शन वाज कि एक पर्टिकुलर एरिया, मेनली डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट पे एक बैंक को लीड करने का काम रोल दिया जाता है, ताकि वहाँ पे जितने भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की जो टारगेट्स हैं उनको फोकस किया जाए और अचीव किया जाए. नाउ 8th क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री जन धन योजना. जैसा कि आपको मालूम होगा, जन धन योजना 15 अगस्त 2014 को इंट्रोड्यूस किया गया था. इसका पर्पस क्या था बेसिकली, आज देखते हैं. फर्स्ट आंसर, promote small and medium enterprises, no. Provide affordable housing, no. Provide subsidized agricultural loans, no. Now the correct answer is to promote financial inclusion by opening bank accounts for. और आपको मालूम होगा ये जनधन योजना, इसमें रिकॉर्ड नंबर ऑफ अकाउंट्स खुले थे, और आज इसी की वजह से आज हर जगह आपको पता होगा कि हम जी पे या यूपीआई बेस्ड पेमेंट्स करते हैं, बिकॉज आज के समय में मैक्सिमम लोगों के पास जीरो बैलेंस अकाउंट्स है. तो जनधन योजना वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2014 एंड इट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू फाइनेंशियल इंक्लूजन. So number 9, what is the primary role of Securities and Exchange Board of India, SEBI? Now, SEBI regulating the commodity trading, regulating the insurance sector, regulating the capital market, and regulating the foreign exchange. Now, ये commodity trading नहीं, insurance sector is regulated by IRDA. The correct answer is regulating the capital markets, and SEBI was formed on 12th April 1992. Next question आते हैं. The term LIBOR is associated with a type of gold reserve. No, this is wrong. A benchmark interest rate for the interbank lending. Okay, next option भी देख लेते हैं. Tax authority. No, it's not possible. And credit rating agency. This is also not possible. So the second is the correct answer, a benchmark interest rate for interbank lending. So London Interbank Offer Rate, LIBOR का फुल फॉर्म होता है LIBO, यानी London Interbank Offer Rate. So this is the benchmark rate for interbank. Next question, what does the term LTV stands for in the context of the housing loan? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. LTV अगर आंसर देखें तो उसको बोलते हैं लोन टू ट्रांसफर वैल्यू. नो, दिस इज नॉट पॉसिबल. लीगल टेंडर वैल्यू, नो. लोन ट्रैकिंग वेरिफिकेशन, नो. द करेक्ट आंसर इज लोन टू वैल्यू. इज बेसिकली लोन टू वैल्यू का मतलब है जितना लोन दिया एंड डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ द एसेट, जो उसकी वैल्यूएशन होगी उसको डिवाइड करते हैं तो लोन टू मिल जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the financial institution is responsible for regulating and supervising the functioning of the regional rural banks RRBs in India? ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा. RRBs जो होते हैं ये रेगुलेट रिजर्व बैंक इंडिया के द्वारा ही होते हैं, बट इसमें नाबार्ड का भी रोल होता है. कुछ सुपरविजन के रोल में नाबार्ड भी करता है, बट हम यहाँ पे करेक्ट आंसर करेंगे RBI. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 13th, इन द बैंकिंग व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइन. प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आपने पढ़ा होगा, क्योंकि वो कई सेक्टर्स को प्रमोट करने की जरूरत है. तो पहला ऑप्शन देखते हैं, प्रमोट लेंडिंग टू लार्ज कॉर्पोरेशन. नो, नहीं है. Prioritize lending to foreign clients, no. To ensure that the portion of the bank loans is directed to the specific sectors such as agriculture, SME and housing. Now this is a correct answer. Priority sector की अगर हम बात करें तो there are 8 important priority sectors हैं. Agriculture, micro, small, medium enterprises, MSME जिसको बोलते हैं. Then comes the export credit. उसके बाद एजुकेशन सेक्टर, फिर हाउसिंग सेक्टर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनली द रिन्यूएबल एनर्जी. तो दीज आर द 8 सेक्टर्स. ये याद रखिएगा. अलग
क्वेश्चन इसके में भी आ सकता है। व्हाट इज द टर्म फॉर द रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक्स फॉर ए शॉर्ट टर्म। नाउ अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, नाउ रेपो रेट इज अ रेट एट विच द बैंक lends RBI lends money to the commercial bank for a short term। यही रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट दिस इज द रेट एट विच द कमर्शियल बैंक कीप्स द डिपॉजिट विद RBI। RBI उनको इतना रेट में पैसे इंटरेस्ट दी, तो दिस इज द रिवर्स रेपो रेट। नाउ 15th क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड व्हाट इज द NAV स्टैंड्स फॉर। नाउ NAV अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन इज नेट एसेट वैल्यू, देन द सेकंड इज नेशनल अकाउंटिंग वैल्यू, दिस इज रॉन्ग, न्यू अकाउंट वेरिफिकेशन रॉन्ग, नॉन एडजस्टेबल, तो दिस इज द करेक्ट आंसर नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू का कहने का मतलब क्या हुआ? मार्केट वैल्यू पर शेयर, दिस इज बेसिकली AV। क्वेश्चन नंबर 16, what is the full form of IFSC context in the context of the banking? IFSC आपने नाम सुना होगा, IFSC कोड, हर ब्रांच का एक इंडिविजुअल IFSC कोड होता है। उस कोड को बेसिकली फुल फॉर्म अगर देखें तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो IFSC का फुल फॉर्म इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, एंड IFSC इज बेसिकली 11 कैरेक्टर, जिसमें से जो 5th कैरेक्टर होता है, 5th कैरेक्टर इज 0। सो दिस इज ऑल अबाउट IFSC। आगे बढ़ते हैं। The banking ombudsman scheme was introduced by which authority to address the customer grievances in the banking sector? So first is IBA, Indian Banking Associations. No, this is wrong. Ministry of Finance. No, this is wrong. State Bank of India, again wrong. RBI is the correct answer. Ombudsman scheme 1995 में, क्योंकि काफ़ी कस्टमर कंप्लेंट्स होते हैं, उसको रिजॉल्व करने के लिए ombudsman स्कीम का स्थापना किया गया था 1995 में, और RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ नॉन कैश ट्रांजैक्शंस यूज्ड फॉर द ट्रेड फाइनेंस इन द इंटरनेशनल ट्रेड। नॉन कैश ट्रांजैक्शन मतलब इसमें कैश का कोई रोल नहीं है, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, कैश रिजर्व रेशियो नहीं, TDS इज अगेन रॉन्ग, OTP इज अगेन रॉन्ग। दिस द करेक्ट आंसर इज लेटर ऑफ क्रेडिट। व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट? आप समझिए, letter of credit is a document that guarantees a buyer a payment to the seller। एक बायर का जो पेमेंट है सेलर को कंफर्म करने के लिए कि बायर पेमेंट जरूर करेगा, उसको इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। इट इज वाइडली यूज इन इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में बायर और सेलर कई बार एक दूसरे को जानते नहीं है, बायर सेलर एक दूसरे पे भरोसा भी नहीं करते हैं, इसलिए लेटर ऑफ क्रेडिट का रोल बहुत ज्यादा है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT सिस्टम? हमने RTGS सुना होगा और NEFT भी सुना हुआ। तो बेसिकली अगर हम देखें, इशूइंग क्रेडिट कार्ड, दिस इज रॉन्ग। फैसिलिटेटिंग रियल टाइम ग्रॉस है, तो दिस इज RTGS, तो अगेन दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। रेगुलेटिंग इंटरेस्ट रेट इज रॉन्ग। करेक्ट आंसर है इनेबलिंग फंड इलेक्ट्रॉनिक फंड बिटवीन द बैंक, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो NEFT इज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का यूज क्या होता है, ये बैचेज में होता है, हाफ एन आवर के बैचेज में इसका पेमेंट। नेक्स्ट, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स रीफाइनेंस टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स फॉर एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग इंडिया? नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को रीफाइनेंस का ऑप्शन मिलता है एक्जिम बैंक के थ्रू। इसका करेक्ट आंसर एक्जिम बैंक है। एक्जिम का फुल फॉर्म एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। सो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक 1982 में बेसिकली स्टैब्लिश हुआ था, और इसका रोल रीफाइनेंसिंग। 21st नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑफ इनकम रिकॉग्निशन and asset classification and provisioning in the banks? First, to enhance the profitability, no, this is wrong. To ensure the transparency in the operation of the bank, देखते हैं third, reduce competition, this is also wrong, and encourage risky lending practice. So this correct answer is to ensure the transparency. Transparency का मतलब ये है
कि जो अकाउंट जहां से इनकम नहीं जनरेट हो रहा है उसको क्लासिफाई करना और उसको सेपरेट करना। तो प्रूडेंशियल फॉर्म ऑफ लेंडिंग, ये नॉर्म्स ऑफ लेंडिंग जो है ये 1981 से एस्टैब्लिश्ड है, बट 2005 एंड 2006 के बाद ये एनपीए का जो क्लासिफिकेशन और आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट का जो डेफिनेशन है उसको बहुत स्टैब्लिश किया गया और उसके बाद से वो बहुत प्रचलन में है आज। 22 the process of converting loans to the mortgages and marketable securities that can be bought and sold by the investor is known as. Now this is leverage is not possible, amortization and liquidation. इसका करेक्ट आंसर सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन एग्जिस्टिंग कोई अगर लोन्स है उसको मॉर्गेज को मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट बोलता है सिक्योरिटाइजेशन। व्हाट इज द मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड फॉर द फिक्स्ड डिपॉजिट FD account to earn interest in the most of the banks in India? Now fixed deposit अगर हम देखें तो 6 months मिनिमम अगर देखें तो the correct answer is 7 days, 7 days to 10 years. 7 days to 10 years जो है ये बेसिकली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम का मोस्ट ऑफ द बैंक्स स्कीम चलता है। Question 24 is the external commercial borrowing guidelines are regulated by which of the institution? ECB होता क्या है? ECB is basically an instrument that helps the Indian companies to raise fund outside the country. एक इंडियन कंपनी को अगर फॉरेन करेंसी में बाहर अगर पैसे जनरेट करना है या रेज करना है तो इस इंस्ट्रूमेंट को बेसिकली ECB बोलते हैं। तो ये दिस इज रेगुलेटेड बाय RBI, Reserve Bank of India. Question number 25. What is the purpose of the marginal cost of funding based lending rate? MCLR. MCLR basically marginal cost of funds lending rate. ये to calculate the profit margin, to determine the interest rate of the government bond. Wrong answer है, calculate the profit. To set the minimum interest rate for the banks, and finally to set the benchmark lending rate for the bank. So this is the correct answer. Benchmark lending rate का role करना है। Question number 26. Which of the following organization issues the RuPay card which is used by electronic payments in India? So MasterCard and the Visa is the wrong answer. NPCI is the correct answer. NPCI जो कि UPI payments को भी facilitate करता है, तो रूपे कार्ड उसके द्वारा लाया गया था और आज के समय में रूपे कार्ड इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार्ड्स, वेरिएंट ऑफ द कार्ड इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, सिबिल? तो फर्स्ट आंसर टू प्रोवाइड लोन्स, नो लोन्स इज बीइंग डन बाय द NBFCs एंड द बैंक्स टू असेस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बॉरोवर। करेक्ट आंसर है टू असेस द क्रेडिट वर्दी है, क्योंकि सिविल स्कोर होता है, वह स्कोर से पता चलता है कि ये बोरोवर कितना लोन पे करता है। दिस सिविल स्कोर इज अप टू 900 के बेसिस पे होता है, 900 से कितने। विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स इंश्योरेंस कवरेज टू बैंक्स डिपॉजिट इन इंडिया? बेसिकली इसमें हम देखें तो हमने पहले भी देखा था डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC. This is an organization which provides insurance of 5 lakh rupees. Which of the following account is generally considered a demand deposit account? So demand deposit का मतलब क्या है कि जब भी कस्टमर डिमांड करेगा तो इस पैसे को वापस लिया जा सकता है। तो बेसिकली करेंट अकाउंट जो है इसको हम अगर हम आंसर सेविंग्स अकाउंट इज ऑल्सो इज अ डिमांड डिपॉजिट, बट करेंट अकाउंट इज हियर द करेक्ट आंसर। द करेंट अकाउंट जो है वो डिमांड आता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बैंकिंग, व्हाट इज द रोल ऑफ द अम्बुड्समैन? तो व्हाट इज द रोल ऑफ अम्बुड्समैन? तो अम्बुड्समैन हमने जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा कि अम्बुड्समैन टू रिजॉल्व द कस्टमर कंप्लेंट अगेंस्ट द बैंक, और ये अम्बुड्समैन 1995 में एस्टैब्लिश हुआ था बाय RBI। Now next question is RBI can issue notes of the denomination rupees 2 to 2000 is the correct answer। ₹1 का जो नोट होता है वो
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है विद द सिग्नेचर ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी फॉर पेमेंट एंड डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड बाय NSDL जो कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी है, और CDSL सेंट्रल डिपॉजिट सर्विस है, फाइनली CCIL क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हो। तो आंसर इज all of the above. So next question is the function of Insurance Regulatory and Development Authority IRDA are first to regulate the supervise insurance industry. This is also correct answer. To promote growth and development of the insurance. This is also correct. To protect the interest of the policy holder. Now इसमें भी all of the above is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 35 अगर देखें तो कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, NSDL एंड CDSL, दिस इज बोथ ऑफ द करेक्ट आंसर। NSDL एंड CDSL के फॉर्म में रख। ना क्वेश्चन नंबर 36 ए बेसिकली द मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन द ईयर। सो MCX is nothing but derivative exchange, commodity derivative exchange, जहाँ की ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफ द कमोडिटी किया जा सकता है। तो ये 2003 में स्टैब्लिश किया। नेक्स्ट इज द RBI हैज सुपरविजन ओवर कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द RBI? Issuing currency is a function of RBI. Regulating banks is a function of RBI. Promoting financial inclusion. Providing banking service to the public is wrong answer. ये basically this is not a function of the RBI. Next question देखते हैं. Urban cooperative banks are regulated by. Again this question is a bit complex समझ में। Regulation की बात करें तो RBI is the correct answer. और कहीं ना कहीं इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल होता है। इनके जो मल्टी स्टेट होते हैं वो RBI से डायरेक्टली किया जाता है, लेकिन सिंगल स्टेट वाले जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम एज टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट इज, आई थिंक दिस इज नोन बाय मोस्ट ऑफ यूज, 10 years एंड अबव जो है अकाउंट ओपन कर सकते। Then next question is the maximum amount that can be withdrawn from a saving account without a PAN card is less than 50,000. Is 49,999 is the correct answer. Is the amount can be withdrawn by the from the savings account without PAN. The maximum amount that can be invested in PPF. PPF basically ATC के तहत यूज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट। 1.5 lakhs is the amount that can be invested in PPF in a financial year. What is the minimum age to invest in the mutual fund? Now mutual fund इसमें minimum age 18 years and above जो होगा वही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी? प्राइमरी सेक्टर यस, सेकेंडरी एंड टर्शरी दिस इज ऑल्सो है, बट दिस इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्वार्टरनरी इज नॉट अ सेक्टर। क्वार्टरनरी सेक्टर इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ द टर्शरी सेक्टर, बस इंडियन इकोनॉमी में वो डिफाइंड प्रॉपरली नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन द नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल वर्क। तो क्वार्टरनरी सेक्टर जो है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पे। दिस इज इकोनॉमी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट? कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो शॉर्ट टर्म instrument that can be used for ये basically financial market में इसका यूज किया जाता है। Next is the process of converting electronic data into secure data for a transmission over internet is known as, इसको data encryption बोलते हैं। ये भी financial terms में ज़्यादा यूज किया जाता है। Next question is which act empowers
the Reserve Bank of India to issue directives to the banks for the purpose of regulating the credit system in India. So this is a simple answer. is main है Banking Regulation Act 1949. Next है what is the primary function of the Monetary Policy Committee MPC. तो MPC अगर हम Monetary Policy Committee की बात करें तो this main function is to controlling the inflation and the price stability. This is the main function of the Monetary Policy Committee. Next is which financial institution is responsible for refinancing agriculture and rural bank in India. So basically this is the refinancing का ऑप्शन देखें रूरल एरियाज में नाबार्ड का यूज़ होता है. नाबार्ड वाज बेसिकली 1982 में 12 जुलाई में इसको इस्टेब्लिश किया गया और बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो विच कमिटी रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ नो योर कस्टमर KYC इन द बैंकिंग सिस्टम. आप अगर बैंकिंग में हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कमिटी था नरसिम्हम कमिटी. नरसिम्हम कमिटी वाज द कमिटी ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमिटी बिकॉज आफ्टर लिबराइजेशन 1991 में इस कमिटी के जो भी सजेशंस थे रिलेटेड KYC एंड अदर बैंकिंग गाइडलाइंस आप जरूर पढ़ना. दिस इज अ वेरी वेरी यूजफुल. सो फ्रेंड दिस वाज द 50 क्वेश्चन फ्रॉम द बैंकिंग एंड फाइनेंस. आशा है कि आपको कुछ आइडिया आया होगा और ऐसे भी क्वेश्चंस हम और भी क्वेश्चंस हम बीच बीच में लाते रहेंगे आपको. और कोई स्पेसिफिक टॉपिक वेयर यू वांट एनी वीडियोस तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर डालिए. मैं ऐसे वीडियोस तैयार करके हम ज़रूर लाएंगे. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.